नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल पर। और आज पुनः आपकी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की जो है कि एमसीक्यू की सीरीज जो ऑलरेडी चल रही है उसी की सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आपके सेशन को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम टाइम को। ठीक है, और जो है कि थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो यदि यदि कोई स्टूडेंट मेरा चाहते हैं कि भाई आप पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड करो, खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो उन लोगों के लिए क्या है भाई कि आप हमारे जो है कि ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर जाएंगे और जो वहाँ पे आप जैसे ही ग्लोबल आईटीआई सर्च करोगे तो जो है कि सारे के सारे जो है कि पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के सिस्टम जिस जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे आपके भी लैपटॉप वगैरह पे आएगा हर एक चीज। ठीक है, जैसे देखो किसी को निमी का मॉक टेस्ट लेना है, किसी को जो है कि पीडीएफ वगैरह लेना है, किसी को क्वेश्चन बैंक लेना है, तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को एज ए पीडीएफ अवेलेबल है, कहीं पे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो आज का हमारा जो ये सेशन है भाई किससे रिलेटेड है? हाँ, सोल्डरिंग वायर एंड केबल से। ठीक है भाई, चलो तो वीडियो को जो है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने रहा आपका ये पहला क्वेश्चन। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू द फेज कंडक्टर इन यूजी केबल। यानी कोई अंडरग्राउंड केबल है तो फेज कंडक्टर की तुलना में जो न्यूट्रल कंडक्टर होगा उसकी साइज क्या होगी। ठीक है भाई, तो एक चीज ध्यान रखना, कहाँ गया, चलो एक चीज ध्यान रखना कि आप, ठीक है, कि आप जब भी केबल वगैरह यूज करोगे, ठीक है, जब भी केबल यूज करोगे मैक्सिमम, ये अक्सर किसकी बात हो रही है भाई? थ्री फेज की बात हो रही है। यदि अगर मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन ओवर करते हो तो थ्री फेज की, या फिर केबल की बात हो रही है तो तीन कोर केबल किसकी? तीन कोर केबल की, मतलब आर वाई बी की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा और हमेशा जो न्यूट्रल वायर होता है उसकी जो मोटाई होती है वो हमेशा और हमेशा किसी भी एक फेज का आधा होता है। क्या होता है? किसी भी एक फेज का आधा होता है। तो हाफ साइज ऑफ द फेज कंडक्टर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि जैसे आप जो है कि सिंगल लाइन की बात करें, जैसे टू ए सिंगल फेज, एक फेज और एक न्यूट्रल जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक सिंगल फेज हो तो वहां पे जो है न्यूट्रल वायर की मोटाई कितनी होगी, साइज कितनी होगी। तो आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रल और यदि फेज हो तो दोनों की मोटाई क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। ठीक है भाई, तो इसके लिए सिंगल फेज के। लेकिन यदि थ्री फेज की बात करें या फिर केबल की बात करें तो हमेशा और हमेशा जो न्यूट्रल वायर होगा उसकी मोटाई फेज वायर का क्या होगी? आधा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी, फेज चालक का क्या होगा? आधा होगा, आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, यानी जो चित्र में दिखाया गया उस टूल्स का क्या नाम है। ठीक है, तो देखो एक होता है कटिंग प्लायर, सब लोग जानते हो, जो कि क्या करता है, छोटे पतले तारों को, ज्यादा मोटाई नहीं, कम मोटाई वाले यानी पतले तारों को, केबल को क्या करता है? काटने का कार्य करता है। देखो ये तो है नहीं। एक है वायर स्ट्रिपर। देखो वायर स्ट्रिपर क्या करता है? वायर स्ट्रिपर क्या करता है, जो है कि केबल के क्या करना है, केबल के इंसुलेशन को क्या करता है? छिलने का काम करता है। सॉरी, क्या करता है भाई? छिलने का काम करता है। ठीक है, इंसुलेशन हटाने का काम करता है। तो ये वही चीज है, ये क्या है? वही चीज है, क्योंकि आप देख रहे हो बीच में यहाँ पर एक यहाँ पे जो है कि क्या करते हैं, कंडक्टर को रखते हैं और ऐसे खींच देते हैं और तुरंत जो है कि कंडक्टर पर से इंसुलेशन हट जाता है। लेकिन आपके आपके जो है कि निमी के बुक के अनुसार, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न है उसी से आपके में एग्जाम आएगा, उसका आंसर ये नहीं दिया है। उसका आंसर देखो भाई, क्रिपिंग टूल्स दिया है। क्या दिया है? तो क्रिपिंग टूल्स दिया है। तो आप हमेशा और हमेशा इसका याद रखना, हमेशा क्रिपिंग टूल्स ही मारोगे। आप बोलोगे सर क्रिपिंग टूल्स क्या होता है? तो क्रिपिंग टूल्स मेरे भाई वो होता है जो कि एक जैसे कंडक्टर हो गया, ठीक है, एक कंडक्टर को किसी जो है कि कनेक्टर से, यानी चालक को किसी कनेक्टर से आप जोड़ रहे हो, तो उसको जोड़ने के लिए एक जो है कि स्थान बनाने का काम करता है, वो होता है क्रिपिंग टूल्स। ठीक है, तो ये क्रिपिंग टूल्स एक्चुअली है नहीं, बट आपको आपके निमी के बुक के अकॉर्डिंग आपको क्रिपिंग टूल्स ही इसका आंसर मारना है। ठीक है भाई, चलो साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। साइड कटिंग प्लायर क्या होता है? साइड कटिंग प्लायर इसका एक और नाम है इसका, साइड कटिंग प्लायर का डायगोनल कटिंग प्लायर। क्या नाम है? डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है भाई, चलो ये क्या करता है? ये भी वही काम करता है कि पतले तारों को काटने और छिलने का काम करता है। कौन? साइड कटिंग प्लायर या फिर डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखो।
व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर, ये जो माइक्रोमीटर है इसकी रीडिंग क्या होगी। चलो अगर इसकी रीडिंग बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, तो माइक्रोमीटर देखो एक्चुअली होता क्या है, मेरे ख्याल से काफी क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, देखो तो ये हमारा क्या है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब ये है कि ये माइक्रो में यानी काफी पतली जो है कि किसी भी तार की मोटाई को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी अल्पतमांक की बात करूं, अल्पतमांक का मतलब ये हुआ, अल्पतमांक का मतलब ये हुआ कि सबसे कम मापी जाने वाली दूरी वो होती है 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का 1/100वां हिस्सा, 1 मिलीमीटर का 1/100वां हिस्सा ये मेजर करता है। ठीक है भाई, चलो इसके बारे में थोड़ा जान लो कि ये क्या है, हमारा फ्रेम है। क्या नाम है, देखो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ फ्रेम। ये क्या है, एनविल है। ये क्या है, स्पिंडल है। और ये क्या है, स्लीव है। ये क्या है, स्लीव है। जिसपे क्या स्लीव क्या करता है, स्लीव क्या करता है, मिलीमीटर में आपको मेजरमेंट देता है। लेकिन ये देखो मेन इसका थिम्बल, एक्चुअली इसका नाम है, इसका नाम क्या है, थिम्बल, थिम्बल। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मेन आपका जो है कि स्केल होता है, स्लीव या फिर मेन स्केल इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसमें इस और एक इसको, इसका नाम क्या है, रेचिट टेप, रेचिट टेप, रेचिट टेप। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होता है कि जब आपको कोई वायर है बिल्कुल पतला है, उसको मापना है 1 mm, तो देख रहे हो कितना मोटा, उससे भी कम पतला उसका 1/100वां हिस्सा मापना हो, तो आप क्या करते हो कि ये जो थिम्बल है और रेचिट टेप है, दो के दोनों क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को दोनों रोटेट करते हैं। जब इसको आप या फिर इसको दोनों को घुमाओगे तो ये जो है आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। आप इसके बीच में क्या करोगे, तार को डाल दो, जैसे इस प्रकार से मैंने तार को डाल दिया, जिसको हमको मापना है, इसकी उसकी मोटाई क्या है। तो आप जैसे बढ़ाते जाओगे तो ये दोनों एक दूसरे से, एनविल और स्पिंडल एक दूसरे की ओर आते जाएंगे। और रेचिट का काम क्या है, इसमें रेडचेट का काम क्या है, रेडचेट जो होता है वो काम क्या करता है कि जब लास्ट आपका जैसे ये तार है, ठीक है, जब तार स्पिंडल और एनविल के बीच में बिल्कुल टच, यानी दोनों एक दूसरे को टच कर देते हैं, तो ये जो रेचिट होता है उसको घुमाने से चट चट की आवाज आती है। कैसी, चट चट की आवाज आती है। तो उससे क्लियर हो जाता है कि भाई अब बस करो, इससे ज्यादा उसको मोड़ना नहीं है, उससे ज्यादा उसको मोड़ना मतलब इसको घुमाना, थिम्बल या फिर रेचिट घुमाना नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या रहा, माइक्रोमीटर। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज और, ये जो स्लीव होता है वो mm में देता है आपको मेजरमेंट, और जो ये मेन मेन स्केल होती है वो किस में देती है, 1/, यानी mm का 1/100वां भाग में देती है। चलो तो इस क्वेश्चन को देखो, जैसे आपको क्लियर हो रहा होगा, पता नहीं, मैं थोड़ा क्लियर करा दूं। देखो ये 1 2 3 4 तक तो दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा और स्थान है। इसका मतलब मैंने बताया कि ये मिलीमीटर में दे रहा है आपको रीडिंग, किसमें, मिलीमीटर को, मिलीमीटर में, यानी 4 तो यहाँ पे है, उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ा, इसका मतलब क्या है, 4.5 है। क्या है, 4.5 है, प्लस प्लस ये क्या दिखाता है, देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 0 है। इसका मतलब यह है कि 5 जो होता है उसका मैंने बताया कि अभी ये कितना देता है, 1/100वां उस हिस्से की माप को बताता है। तो 5 प्लस 5 बटे उसका 100वां हिस्सा, उसका क्या, 100वां हिस्सा। तो आप करो 4.5 प्लस, इसको भाग दो, कितना आएगा, 0.05, जोड़ दो भाई, 4.55। ठीक है भाई, तो 4.55 देख लो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी, यानी जो वाहन होते हैं उनकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। क्या इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किया है कि जो डीप सोल्डरिंग होती है, इसके बारे में क्या बताया था, ये जो है कि पीसीबी या फिर पावर प्लांट में यूज होता है। पीसीबी की सोल्डरिंग में या फिर पावर प्लांट वगैरह में कर सकते हो कि सोल्डरिंग में यूज होता है कौन, डीप सोल्डरिंग। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है कि जगहों को क्या करना, सोल्ड करना पड़ता है। तो एक एक तो हम करेंगे ना, डायरेक्टली उसको जो है कि डुबो देंगे और निकाल देंगे, सबकी सब सोल्डरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सोल्डरिंग विथ फ्लैम, सोल्डरिंग विथ फ्लैम। तो इसके बारे में भी बताया था कि सोल्डरिंग विथ जो फ्लैम है, इसका ही प्रयोग हम किसी में करते हैं, वाहन की जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, उसकी सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो लास्ट क्या है, सोल्डरिंग विथ गन। इसके बारे में बताया था कि सोल्डरिंग विथ गन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर रिपेयरिंग, जहां पर एंड रिपेयरिंग एंड क्या बोलते हैं इसको, सर्विसिंग। ठीक है,
जहां पर रिपेयरिंग और सर्विसिंग की जरूरत है, जैसे पीसीबी है, जैसे कि एक पीसीबी है और यानी प्रिंटर सर्किट बोर्ड है, आपकी ये क्या है कि एक बहुत सारी इसमें सोल्डिंग किए होते हैं, एक दो सोल्डिंग क्या है छोड़ दिया, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसका प्रयोग करोगे। ठीक है भाई, चलो, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, यानी सॉलिड कंडक्टर की तुलना में जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है उसकी लाभ क्या है। ठीक है, उसका लाभ क्या है, इसका मतलब देखो, सॉलिड का मतलब सिंपल सा एक मोटा तार, कोई सा भी एक मोटा तार, वो स्टैंडर्ड ना हो। स्टैंडर्ड का मतलब समझो, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ठीक है, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये का मतलब ये कि आप देखोगे कि एल्यूमिनियम वगैरह के जो तार है, जैसे आप घर वगैरह में कहीं भी गांव में सही सभी जगह देखोगे जो एल्यूमिनियम का तार से आपके घर जो है कि लाइन आती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें क्या एक ही मोटा तार जो है कि एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, नहीं, उसमें क्या करते हैं, पतले 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 ढेर सारे को मिलाकर तब एक जो है मोटा तार बनता है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। अब बताओ, यदि एक ठोस होता उतना ही मोटा, तो उसको क्या होता, मोड़ना काफी कठिन हो जाता, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन अब जो है कि स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब क्या, उसको आराम से मोड़ सकते हो। ठीक है, तो उसमें इसका मतलब क्या, लचीलापन ज्यादा है। आपको जो है कि सपोज दैट उसको मोड़ करके यानी बॉन्ड करके जो है कि ट्रांसपोर्टेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वही चीज ठोस होती तो क्या होता, उसको मोड़ नहीं पाते उतना बढ़िया से, और तो वो क्या होता, उनको आप जो है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होती, प्रॉब्लम क्रिएट होती। लेकिन अब जब उसको स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, तो जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, यानी मुड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और उसका आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लो भाई, कौन सा बता रहा है कि कास्ट इज लेस, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, कास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है वोल्टेज आप, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बता रहा हूं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन बढ़ जाएगा और उसको जो है कि मोड़ना वगैरह आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा भाई, चलो, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, चलो, मैं एक शब्द आपको कल बताया था, मैं एक शब्द, अगर जिनको नहीं याद होगा फिर सुन लो, एक शब्द आता है कोर्स एक्सेस, क्या होता है, कोर्स एक्सेस। एक शब्द क्या होता है, क्लोज एक्सेस। ठीक, कोर्स एक्सेस एंड क्लोज एक्सेस। जो कोर्स एक्सेस होता है उसमें उसमें जो आपकी करंट को ले जाने की करंट रेटिंग होती है, उसका फैक्टर क्या होता है, 0.81, क्या होता है, 0.81। ठीक है भाई, 0.81 यानी 0.81 में क्लियर लिखता हूं। ठीक है, और जो क्लोज एक्सेस होता है उसमें करंट को ले जाने की जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1.2 into 3। इस चीज को आप नोट करके कहीं लिख लेना, क्यों क्योंकि ये आपसे आगे मिलने वाला है कहीं ना कहीं। चलो, तो देखो ऑप्शन थोड़ा सा नीचे है, मैं दिखा दे रहा हूं, परेशान मत होना इसके लिए। ठीक है, चलो, आपसे बोल रहा है कोई केबल है, उसकी यदि 16 एम्पियर करंट ले जाने की क्षमता है, तो कोर्स एक्सेस करंट कितनी होगी, प्रोटेक्शन के लिए होगी, तो देखो उसका फैक्टर क्या है, 0.81 है। तो आप क्या करोगे, 16 इंटू 0.81, इसका गुणा करो, 16 कम 16 की 86 लगा, एक 16 और एक 129, दो अंक पे दशमलव, 12.6, 12.6 किसके करीब है, लगभग 13 के। ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर होगा कि ठीक है भाई। अगर अगर इसी जगह जहां दिया है कोर्स एक्सिस दिया है, इस जगह दिया जाता क्लोज एक्सिस, तो आंसर क्या होता, आप बोलते सर 16 इंटू 1.23 और गुणा कर लेते, जो आता वही आपका आंसर होता, क्या होता, आंसर होता। तो कोर्स एक्सेस और क्लोज एक्सिस ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कोई ये नहीं समझेगा कि करंट का बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है, पावर का, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, बिजली का मतलब क्या होता है, आवेश। इसका भैया आवेश, आवेश का मतलब चार्ज, उसका मात्रक क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो कि चार्ज का मात्रक क्या होता है, क्यू, क्यू का मतलब
कूलम। क्या होता है भाई? कूलम। इसका मात्रक क्या होगा? कूलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है जो आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, इसको सही कर लेना। ठीक है, महो किसका मात्रक है? तो महो जिन भाइयों को नहीं पता होगा वो लिख लेगा, महो होता है चालकत्व का मात्रक। किसका भैया? चालकत्व का मात्रक। इसको आप महो को एक शब्द और बोलते हो, मैं कल बताया था, सीमेंस। क्या बोलते हो? सीमेंस भी बोल सकते हो। किसको? महो को। किसको? महो को। ऑप्शन नंबर सी क्या है? वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ये तो उसका मात्रक है ही नहीं है। ठीक है, और आई बाई टू टी ये भी किसी का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बेस्ट आंसर आपका होगा बी। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड? यानी जो इस चित्र में सोल्डरिंग दिया है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ठीक है, चलो तो देखो, मैंने डीप सोल्डरिंग के बारे में बताया था। तो डीप सोल्डरिंग तो भाई जो है कि पूरा वो होता है, क्या बोलते हैं, भट्ठी होती है, उसमें बहुत सारा वो होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट तो होता ही नहीं है कोई। ठीक है, तो ये गलत बात है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन। तीसरा दिया है गन। देखो आपके, मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपके निमी के बुक के अकॉर्डिंग सी दिया है। क्या दिया है भैया? सी दिया है। लेकिन आप क्या बताओ, सोचो, जो गन होती है वो पकड़ने की जो अभी मैं कभी आपको दिखाऊंगा आगे, अगर क्वेश्चन वगैरह आएंगे, तो उसमें जो गन होती है, गन सोल्डरिंग होती है, वो बिल्कुल गन की तरह होती है, यानी बंदूक की तरह होती है। उसको पकड़ के आप जो है कि बिल्कुल आसानी से जो है कि सोल्डरिंग कर सकते हो। तो वो तो ये दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअली इसका रियल आंसर क्या है? सोल्डरिंग आयरन वाला है। ठीक है, लेकिन भाई आपको अपने एग्जाम को देखते हुए आपको अपना जो है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, और ग्लोबल आईटीआई का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप आंसर क्या मारोगे? सी मारोगे। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। देखो, व्हाट इज द फार्मूला यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? तो जरा मैं बता दूं, जिन भाई को ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और और वोल्टेज ड्रॉप, इन तीन चीजों में जिन भाई को अंतर नहीं पता है, आज समझ लेगा, जान लेगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, तो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक शब्द आप बोलते हो वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज अलग होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग होता है, ईएमएफ अलग होता है। जैसे जैसे कि मैंने एक बैटरी है मेरी, क्या है ये? एक मेरी बैटरी है। ठीक है, ये मेरी क्या है? बैटरी है। ठीक है, ये मेरी बैटरी है। तो बैटरी सपोज दैट मैंने मान लिया मेरी कितनी की? 12 वोल्ट की। कितने की भैया? 12 वोल्ट की। जब ठीक है, तो जब इस बैटरी पे कोई लोड यहाँ पे नहीं लगा है, कोई लोड नहीं लगा है, तब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ पे जो ओपन सर्किट है यहाँ का वोल्टेज इक्वल होगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हमारा क्या है? ईएमएफ है। ये मेरा क्या है? ईएमएफ है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ईएमएफ। 12 वोल्ट मेरा क्या है? ईएमएफ है। 12 वोल्ट मेरा क्या है? ईएमएफ है। लेकिन आपने सपोज दैट कोई लोड लगा दिया। आपने क्या किया? सपोज दैट कोई लोड लगा दिया। जब आप लोड लगा दोगे तो सपोज दैट इसमें मैंने मान लिया कि 10 ओम का लगाया है आपने। ठीक है, मैंने मान लिया कि 10 ओम का लोड लगाया है, और आप ये मान लो कि जो आपका इंटरनल वोल्टेज सोर्स है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध होता है। मैंने मान लिया सपोज दैट 2 ओम होता है, मान लिया मैंने 2 ओम है। अब बताओ, इसमें आप करंट का मान निकालोगे तो आई इक्वल टू वी बाई आर। वी 12 है, आर 10 दो 12 है, बराबर 1 एम्पियर। अब बताओ, सपोज दैट 1 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप वोल्टेज ड्रॉप निकालोगे तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर। वी इक्वल टू आई आर यानी आई 1 एम्पियर, आर का मान 2 यानी 2 वोल्ट। यहाँ पे क्या हुआ? 2 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। यहाँ पे 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ? वी इक्वल टू आई आर। आई का मान 1 एम्पियर, आर का मान 10 बराबर 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट। अब सोचो, जो 12 वोल्ट था ये मेरा क्या है? ईएमएफ है। ये मेरा क्या है? ईएमएफ है। जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। और जो आपने लोड है हमारा, इस लोड पे जो हमको वोल्टेज प्राप्त होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। किसको बोलते हैं? जो लोड पे वोल्टेज प्राप्त होता है। और ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप उसमें बोलते हैं जो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है।
तो अब आपको समझ में आएगा कि भैया ईएमएफ जो होता है वो ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप यानी वोल्टेज ड्रॉप प्लस प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। तो देख लो भाई ईएमएफ बराबर कहाँ पे दिखा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप प्लस यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर होगा। यहाँ पर तो भाई भाग किया गुणा किया कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो चीजों को आपको समझना है, रटना नहीं है। आज से क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज तथा वोल्टेज ड्रॉप में क्या अंतर होता है, पता हो जाना चाहिए सबको, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, अगला क्या है, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन फॉर ऑफ केबल। अभी मैं बताया हूं दो तीन क्वेश्चन पहले कि एक शब्द आएगा कोर्स, क्या आएगा, कोर्स एक्सेस, और एक शब्द क्या अभी आया है, क्लोज एक्सेस। इसके लिए मैं बताया कि जो फैक्टर होगा 0.81 होगा और इसके लिए पॉइंट क्या होगा, फैक्टर 1.23 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर की क्या हानि है, समझ रहे हो ना। जो स्टैंडर्ड कंडक्टर से तुलना किया जाए तो ठोस में क्या हानि होगी, क्या इसके बारे में अभी नहीं बताया कि जो ठोस होगा भाई जब मोटा होगा तो उसको जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो उसको क्या होगा, आपको मोड़ने में क्या होगी, काफी दिक्कत होगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में क्या होगी, काफी समस्या होगी। तो बताओ क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। इस चीज को तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो कठोर नहीं, कठोर देखो, कठोर तो भाई वो तो बता रहा हूं कि वो अकेले तो कठोर वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो कठोर कम नहीं, ज्यादा कठोर होगा, ठीक है, ठीक है। गलनांक और मैकेनिकल, हाँ देखो गलनांक से तो कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही चीज का है, तो गलनांक तो लगभग सबका सेम रहेगा। एक शब्द दिया है मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम। भाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है जब स्टैंडर्ड आप यूज करते हो, ठीक है, घटती नहीं है, क्या घटती नहीं है, ठीक है। चलो तो आपका बी ऑप्शन क्या है, बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। यानी जो चित्र में दिया गया सोल्डरिंग मेथड उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है। तो देखो इस चित्र में देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक सेकंड, चलो कोई बात नहीं। चलो इस चित्र में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक ये बंदा है अपने हाथ से जो है कि गन टाइप का पकड़ा है और इसको क्या कर रहा है, सोल्डरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, सोल्डरिंग कर रहा है। तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है कौन सा होगा, सोल्डरिंग विथ गन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होगा। लेकिन लेकिन भाई मैं क्या ही कर सकता हूं, आपके बुक में कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी यानी टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग मेथड। क्या दिया है, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग मेथड। तो रियल में देखो भाई ये गन वाला है, लेकिन आपकी निमी की बुक में कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है। तो मैंने दोनों चीजों को डिस्कस कर दिया, ठीक है भाई। आगे देखो, चलो अगला देखो, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोस्त का क्या कर रहे हैं, यानी फॉर कोल्ड सोल्डरिंग डिफेक्ट इन सोल्डरिंग, यानी कोल्ड, अच्छा चलो कोल्ड सोल्डरिंग का मतलब क्या जरा समझो। अब सोचो सर कोल्ड मतलब ठंडा, सोल्डरिंग क्या हुआ। भाई देखो जब आयरन के साथ आप सोल्डरिंग करते हो, ठीक है, तो सपोज दैट आप सोल्डरिंग कर रहे हो, ये मेरा मेटल है, इसको एक मेरा ये मेटल है, इन दोनों क्या करना है, सोल्डरिंग करना है। ये आपने जो है कि आयरन का जो है कि सोल्डरिंग लगा दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी वो आप क्या करोगे, यदि हीट कर रहे हो तो दोनों मटेरियल जो है एक जो है कि इक्वल गर्म ना हो, क्या दोनों मटेरियल एक साथ एक समान गर्म नहीं होंगे। तो जब जुड़ेगा तो उसका जो मजबूती हो जाएगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मजबूती क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों में जो है आपने जो है कि एक समान टेम्परेचर नहीं दिया है। जब एक इसमें सपोज दैट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर, इसको ज्यादा आप गर्म कर रहे थे, इसके साथ ज्यादा रखे थे, इस पर जो है कि 900 ही हुआ, पर जो है सपोज 900 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो क्या होगा कि मजबूती कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको जिसको आपने टेम्परेचर कम दिया था उसमें क्या हुआ, उष्मा की कमी हो गई, उष्मा की क्या होगी, कमी होगी। तो यही होता है कोल्ड सोल्डरिंग, यही होता है कोल्ड सोल्डरिंग। तो देखो अत्यधिक उष्मा गलत बात है, अपर्याप्त उष्मा
सोल्डरिंग का गलत प्रयोग, गलत उच्च वाट सोल्डरिंग गलत हुए। अपर्याप्त उष्मा, क्या किया आपने जो है कि जिसको उष्मा क्या किया, कम दिया, हीट क्या दिया, कम दिया, इसकी वजह से इसका फॉल्ट होता है। ठीक है, चलो अगला देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंड टू द वोल्टमीटर इफ इट कनेक्टेड एज एन अमीटर, यानी यदि कोई वोल्टमीटर है उसको अमीटर की तरह कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी। मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, आगे आएगा सब डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्ट मीटर होता है मेरे भैया, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, यानी मैं आर लिख देता हूं, ये क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक, लेकिन लेकिन जो अमीटर होता है, लेकिन जो अमीटर होता है जो क्या मापता है, करंट मापता है, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। क्या होता है भैया, बहुत ही लो होता है। ठीक है, अब सोचो, अब सोचो कि अब सोचो मेरे भाई कि जब आंतरिक प्रतिरोध वोल्टमीटर का बहुत ज्यादा है, अमीटर का बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, एक चीज ध्यान रखना है कि जो वोल्टमीटर होता है हमेशा और हमेशा पैरेलल, जहां पे आपको वोल्टेज मापना है उसके किस में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है भैया, समांतर में। और जो अमीटर होता है वो कहां जोड़ा जाता है, वो हमेशा और हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, वो किसमें जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, सॉरी, अमीटर किस में जाता है, श्रेणी में। ठीक है, वोल्टमीटर समांतर में, अमीटर सीरीज में। अब बताओ, अब बताओ, जैसे मैंने एक ये सप्लाई आपकी जा रही है, ठीक है, ये मेरा लोड लगा हुआ है, ठीक है, आप क्या करो, वोल्टेज को अमीटर की तरह, यानी वोल्टेज पहले यहाँ जुड़ा होता था, यानी इस यहाँ पे क्या होगा कि रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, इसको बोला है सीरीज में जोड़ो। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है, आपने इधर जोड़ दिया, आपने जब इधर जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस का मान क्या हुआ, अभी मैं बताया कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। अब बताओ जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा तो आप मुझे बताओगे मेरे भाई, रेजिस्टेंस का मान जब बहुत ज्यादा होगा तो करंट का मान बहुत कम होगा। पता है ना कि जिसमें रेजिस्टेंस का मान, जिस तार में रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगी। तो आप बताओ जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने उसको करंट कम मिली तो उसका डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो आपको मीटर बता रहा था जो है कि 10 एम्पियर 12 एम्पियर, वो 1-2 एम्पियर बताएगा, तो वो वोल्ट मीटर की यूज करने से। तो ठीक है, तो उसकी जो रीडिंग होगी वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और कोई विचलन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो कि कोई विचलन ही ना हो। ऐसा कब होता, ऐसा कब होता जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है कि आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो जाता, हाई छोड़ो, हाई छोड़ो, अनंत हो जाता, तब जो है कि क्या होता, नो डिफ्लेक्शन हो जाता। ठीक है, लेकिन भाई अनंत होगा नहीं, हाई होगा, इसलिए इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, विच इज द एग्जाम्पल फॉर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, यानी कोर्स एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसके बारे में डिस्कस भी कर चुका हूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर, यानी जो ग्रिप वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्रिप वगैरह में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि एक बार जल जाए, ठीक है, जलने के बाद आप क्या करते हो, पुनः उसमें तार बांधते हो, तो ये यही है, क्या है, यही है। कभी कभी एमसीबी का फुल फॉर्म पता हो पूछता है, तो भाई सबको पता होना चाहिए कि एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है भैया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आपसे पूछ दे एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछ दे एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कहोगे सर मोल्डेड केस, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है भाई, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। चलो सर्किट, सर्किट को मैं देखो सीकेटी लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, और ब्रेकर को तो लिख ही रहा हूं BREAK। और आपसे कभी एचआरसी का फुल फॉर्म पूछ दे तो मैं बता दिया हूं कि एचआरसी का फुल फॉर्म कल ही बताया था कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। क्या होता है भैया, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है,
चलो, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि आप जो है कि स्टार मन करके कितना भी अपने अकॉर्डिंग करंट फ्लो करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडक्टर आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी कौन सा ऐसा कंडक्टर है जिसका प्रयोग आप किसमें करते हो? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। तो देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पहला ऑप्शन क्या दिखा रहा है कि इंसुलेटेड कंडक्टर। भाई आप देखो, आपके घर जो पावर हाउस होगा, सब स्टेशन होगा, वहां से जब आपके घर आती है जो है कि बिजली, तो क्या जो है कि उस पर इंसुलेशन लगा होता है? आप कहोगे नहीं सर, वो तो जो है कि एल्यूमिनियम का होता है, ऐसे ऐसे करके स्टैंडर्ड होता है और ऐसे मोटा सा करके थोड़ा सा आता है, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन लगा ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर गलत है। चलो अगला, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, इसमें भी इंसुलेटेड की बात कर रहा है, वो भी गलत है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड लिखा है, नहीं एक ही हो उस पर मोटा तार हो, ये भी गलत बात है। चलो लास्ट ऑप्शन दिखा रहा है टू कोर केबल। तो आप बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, चाहे जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक बात समझ लेना, टू कोर केबल का हम यूज कहाँ करते हैं? अपने घरों में वायरिंग के रूप में, अपने घरों में वायरिंग के रूप में करते हैं, कभी भी टू कोर केबल का डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में यूज नहीं करते हैं। टू कोर केबल का यूज का मतलब नहीं करते हैं। अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन में करना ही है, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको करना ही है, तो आप कौन सा यूज करोगे? थ्री कोर केबल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? थ्री कोर केबल यूज करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा भैया ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है। इसमें दिया है बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर का मतलब समझो, बेयर कंडक्टर का मतलब समझो, अभी जो मैं बताया था कि इस तरह से होता है, छोटा छोटा ऐसे काफी पतले पतले होते हैं एल्यूमिनियम के कंडक्टर, और इस तरह से होते हैं, वही होता है हमारा बेयर कंडक्टर, वही हमारा होता है बेयर कंडक्टर। आपसे पूछ दे कि बेयर कंडक्टर में सर कौन कौन से आते हैं, आप बोलोगे सर AAI, ट्रिपल AI। इसका फुल फॉर्म कभी पूछ देता है तो भाई देखना कि ट्रिपल ए का फुल फॉर्म होता है ऑल एल्यूमिनियम, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय, एलॉय, आई नहीं होता, एक्चुअली सी होता है, ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ठीक है, एलॉय कंडक्टर, ठीक। एक आता है AAI, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। तो इसका भी फुल फॉर्म कई बार आ चुका है। इसका भी एक शब्द आता है ACSR, जो कि बहुत ही फेमस है, इससे न जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। उसका फुल फॉर्म होता है ऑल एल्यूमिनियम, ऑल सॉरी, ऑल नहीं होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ठीक है भाई। तो जिन भाई को नहीं पता होगा, इन सबका फार्मूला लिख लेगा। तो आप देखो कि यही सब सारे कंडक्टर किसमें यूज होते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ठीक है। इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? बेयर कंडक्टर बोलते हैं। क्या भैया, इसमें बेयर कंडक्टर दिया तो बेरी बेरी बोलो, ठीक है, बेयर कंडक्टर, ठीक है भाई। बेयर कंडक्टर में आपसे पूछते कौन कौन से आते हैं, तो भाई यही सब आते हैं, ACSR, AA, ट्रिपल AI, ये सब क्या है? कंडक्टर है, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, अगला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम्स, यानी कोई कॉपर एटम्स है, ठीक है, कॉपर एटम्स है, तो उसके तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपको उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर होता है मेरे भैया, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप बोलोगे सर 29 होता है। आप कहोगे सर इसका तो विन्यास करता हूं तो मैं ये आता है, यानी 2 2 8 18 1। तो आपसे पूछा है तीसरे सेल में, फर्स्ट से लिए, सेकेंड से लिए और थर्ड से लिए, आप बताओगे कौन कितने कंडक्टर होते हैं, कितने तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप बोलोगे सर 18, आप बोलोगे सर 18। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा होगा भाई? बेस्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी इनमें से कौन है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है? तो मैं आप लोगों को बता दूं भैया कि जितने भी आपके फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं भैया? सेमीकंडक्टर। आप बोलोगे सर फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? आप बोलोगे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टील, ये सब सारे क्या, टीन, ये सब सारे क्या होते हैं भाई? आपके सेमीकंडक्टर।
लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काफी डिटेल में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे। दो ही यूज किए जाते हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। तो आप बताओगे मुझे कौन सा सही है आंसर, आप बताओगे कि सर ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर होगा। अब भाई बताओगे यूरेका क्या होता है, इस यूरेका क्या होता है, तो भाई एक शब्द याद रखना, जो यूरेका होता है वो कॉपर और निकिल का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें 55% कॉपर और 45% क्या होता है, निकिल होता है। क्या होता है, निकिल होता है। आप बोलोगे सर मैग्नीन क्या होता है, आप बोलोगे सर मैग्नीन क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि मैग्नीन जो होता है वो भाई मेरे कॉपर, मैग्नीज और निकिल का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर 84%, मैग्नीज जो है कि 12% और निकिल आपका 4% होता है। ठीक है भाई, चलो तो ये जिसको नहीं पता होगा ये चीजों को लिख लेगा। ठीक है, अच्छा इसमें जानते हो जो मैग्नीन और यूरेका है भाई, इन दोनों का काफी जो है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, लगभग जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। इनका मतलब जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंडक्टर का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने पे उसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर ताप गुणांक। तो जो कभी आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का या फिर किस मटेरियल का ताप गुणांक जो है कि लगभग जीरो होता है या फिर कांस्टेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर यूरेका और मैग्नीन, यूरेका और मैग्नीन होता है। ठीक है भाई, चलो तो हमको इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके लिए जरूरी था, मैं बता दिया। इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा होगा, डी, जो कि जर्मेनियम है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। यानी आप एसी सप्लाई की पोलैरिटी चेक कर रहे हो, तो जो नियॉन होता है, लैंप होता है, वो क्या करते, उसमें देखो दो इलेक्ट्रोड होते हैं। नियॉन लैंप में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन जलता है, तो देखो हमेशा और हमेशा याद रखना दोनों जलता है। लेकिन रियल में क्या होता है समझो, आप जब एसी सप्लाई देते हो तो एसी सप्लाई होती है ऐसी। एसी सप्लाई का मतलब साइनोसोडियल होता है। इसका मतलब एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार निगेटिव। इसका मतलब एक बार ऑन है, एक बार ऑफ है। लेकिन आप सोचो कि जब भी देखोगे तो बल्ब आपको हमेशा और हमेशा क्या है, ऑन ही दिखेगा। ठीक है, एक बार भले से ऑन और ऑफ हो रहा है, बट आपको हमेशा और हमेशा ऑन ही दिखेगा। तो बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो, यानी दो के दोनों इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, जलेंगे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा है भाई, सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 115 बोल रहा है कि 500 वाट के बल्ब को, लैंप को 5 घंटे तक जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई विद्युत ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, आप बोलोगे E इक्वल टू पी इंटू टी, यानी एनर्जी यानी ऊर्जा, एनर्जी यानी ऊर्जा इज इक्वल टू पी मतलब पावर, टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम। ठीक है भाई, चलो तो बताओ भाई ई क्या है, पावर क्या है हमारा, 500 वाट के बल्ब है भैया, 500 मैंने लिख लिया पूरे। टाइम कितना है, 5 घंटे। तो एच आर, इसका मतलब 5 5 क्या होगा, 2500 वाट आवर। क्या आया है भाई, 500 वाट था या आवर था, तो वाट आवर आया है। तो एक बात मुझे बताओगे कि एक यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट का मतलब होता है मेरे भैया 1 किलोवाट आवर। क्या होता है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। जिस भैया को नहीं पता होगा वो इस चीज को नोट कर लेंगे। जैसे होता है ना कि आपके घर में भैया अरे कितना यूनिट गिरा है, बोलते हो आज तो मेरा जो है इस बार महीने का मेरा 40 यूनिट गिर गया। क्या इस बार मेरे घर की बिजली का बिल 40 यूनिट आया। 40 यूनिट का मतलब यह है कि एक 40 किलोवाट घंटा, क्या 40 किलोवाट घंटा आपकी जो है कि 40 किलोवाट का मतलब 40 यूनिट का मतलब। ठीक है, तो ये आया वाट घंटा। अब आप बताओ, जब वाट आवर को आप जो है कि यूनिट में बदलोगे तो आवर तो है, वाट है, लेकिन यहाँ पे किलो नहीं है, यहाँ पे किलो नहीं है। अब बताओ जब इसको किलो में कन्वर्ट करोगे, 1000 का गुणा करो, 1000 का भाग दो,
यहाँ पर किलो लिखो, वाट लिखो, आवर लिखो, कोई अंतर नहीं होगा। अब बताओ, इस एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, चलो एक, ठीक है, यहाँ पे किलो लिखो, किलो का मतलब क्या होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000 बटे 1000, मतलब कोई अंतर नहीं है। अब 3 शून्य कटाओ, एक 2 शून्य कट गया, एक शून्य बचा, यहाँ जाएगा 2.5 आपका आंसर होने वाला है। 2.5 इज द बेस्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बता रहा है, डी। ठीक है भाई, चलो अगला, चलो। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, ठीक है भाई। तो वीडियो को यदि आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए, और हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कोशिश करिए कि आप जो है कि ज्यादा बच्चों में इसको शेयर करें, ठीक है भाई। और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चलो धन्यवाद भाई।